नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी मानस पर छिड़ी उस जंग की जिसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हमला बोल रहे हैं। लेकिन अब भाजपा ने स्वामी की बेटी संघमित्रा मौर्य को नसीहत देकर स्वामी को धर्म संकट में डाल दिया है। वही बात होगी राहुल गांधी के सीएम योगी पर किए उस बयान की जिस पर भूचाल आ गया है। राहुल के खिलाफ भाजपा से लेकर साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया। साथ ही बात होगी संसद में अडानी पर छिड़े संग्राम की, क्योंकि आज राहुल गांधी ने लोकसभा के भीतर जमकर हमला बोला। तो वहीं बात करेंगे शिवपाल और अखिलेश की हुई उस मुलाकात की जिसने लखनऊ में बड़ी हलचल पैदा कर दी। साथ ही बात करेंगे महंगे हुए सफर की जिसे अखिलेश सरकार की वसूली बता रहे हैं। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। तो आज विश्लेषण में बात सबसे पहले मानस पर स्वामी का महाभारत धर्म संकट में बेटी संघमित्रा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस को लेकर हमला बोल रहे हैं। कभी वो संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान की दुहाई दे रहे हैं, तो कभी पीएम मोदी से मानस की उन चौपाई को हटाने की मांग करते हैं जिनको लेकर ये पूरी लड़ाई छिड़ी है। लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को ये कहते हुए बड़ी नसीहत दे दी कि वो तय करें कि मानस वाले एपिसोड में अपने पिता के साथ हैं या भाजपा के साथ। संघमित्रा को भूपेंद्र चौधरी की नसीहत, भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी फजीहत। वो हमारी सांसद है और हमारे सिंबल से जीती है, तय उन्हें करना है, ये निर्णय संघमित्रा जी को करना है। स्वामी की पीएम से गुहार, क्या मानस से आपत्ति वाली टिप्पणी हटाएगी सरकार? तो ये दुश्मन बन जाते हैं जो इनको अपमानित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, गाली दी जाती है, नीच कहा जाता है, अधम कहा जाता है, जाति के नाम पर झूठी एफआईआर दर्ज की जाती है, घरों में बुलडोजर चलाए जाते हैं। क्या समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि रामचरितमानस पर छिड़ी जंग खत्म हो? क्या अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य का कंधा इस्तेमाल कर 24 की पिच पर बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं? क्योंकि जब से रामचरितमानस का एपिसोड शुरू हुआ है, घमासान बढ़ता जा रहा है। और जब से संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है, चौतरफा घिरे स्वामी को हमला बोलने का नया मौका मिल गया है। क्योंकि इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नया ट्वीट दागा जिसमें पीएम मोदी का नाम लेकर बड़ा निशाना साधा। स्वामी ने मोहन भागवत के बयान को कोट करते हुए पीएम मोदी से रामचरितमानस की उन चौपाइयों को हटाने की मांग की जिसको लेकर पिछले 1 महीने से धर्म युद्ध छिड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को चुनाव में हिंदू कह करके वोट बटोरने में उनको शर्म नहीं आती। लेकिन जब सत्ता में जाते हैं तो ये दुश्मन बन जाते हैं जो इनको अपमानित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, गाली दी जाती है, नीच कहा जाता है, अधम कहा जाता है, जाति के नाम पर झूठी एफआईआर दर्ज की जाती है, घरों में बुलडोजर चलाए जाते हैं। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इसी कोशिश में है कि कैसे ये जो मुद्दा उन्होंने उठाया, खासतौर से रामचरितमानस की जो कुछ चौपाइयां हैं उसको लेकर वो मुद्दा लगातार बना रहे, बरकरार रहे। और इसीलिए हर दिन वो कोई ना कोई इस तरीके का ट्वीट करते हैं, बयान देते हैं। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान इसलिए देते हैं कि समाज में विभेद पैदा हो, समाज में आपस में विवाद पैदा हो। लेकिन जहां स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं, वहीं उनकी सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही। जो सांसद तो भाजपा की हैं, लेकिन इस लड़ाई में जिस तरह से अपने पिता के साथ खड़ी हैं, वो बात भाजपा को रास नहीं आ रही। और अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने 2 टूक नसीहत देते हुए कहा कि फैसला संघमित्रा को करना है कि उन्हें भाजपा के साथ रहना है या पिता की तरफ से हमला करना है। वो हमारी सांसद है और हमारे सिंबल से जीती है, लेकिन तय उन्हें करना है, ये निर्णय संघमित्रा जी को करना है। एक तरह से भाजपा ने संघमित्रा के जरिए स्वामी की कमजोर नस को दबाने की कोशिश की, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य झुकेंगे, ये बड़ा सवाल है। धर्म की आड़ में एक वर्ग और जाति विशेष के लोग इस देश के 97% आबादी वाले समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को कहीं नीच, अधम तो कहीं अपमानित और प्रताड़ित करने की बात करते हैं। तो 97% लोगों की जिनकी भावनाएं आहत हो रही हैं वो भी हिंदू ही हैं। क्या देश दुनिया में कोई ऐसा धर्म है
कि अपने ही अनुयायियों को नीच कहे, अधम कहे, भेदभाव करे, अपमानित करे, प्रताड़ित करे, ऐसा कहीं नहीं है। जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस तरह की बयानबाजी करके एक समाज में तनाव और टकराव पैदा करने का काम कर रहे हैं, उनका एजेंडा है और समाजवादी पार्टी का इतिहास यही है। मतलब न स्वामी रुकने का नाम ले रहे हैं, न भाजपा पलटवार करने का कोई मौका छोड़ रही। अब सवाल इस बात का है कि भाजपा की नसीहत पर संघमित्रा क्या फैसला लेंगी? क्या वो अपने पिता को चुनेंगी जिनकी वजह से आज वो इस मकाम पर हैं, या फिर उस पार्टी को जिसके सिंबल पर वो सांसद हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात शिवपाल को मिला पद, बेटे आदित्य का बढ़ेगा कद। ये सवाल अखिलेश और शिवपाल की हुई इस मुलाकात के बाद खड़ा हो गया, क्योंकि सपा की प्रदेश कार्यकारिणी होने वाली है। इससे प्रदेश में सपा की टीम की तस्वीर साफ होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस टीम में शिवपाल के बेटे की जगह क्या होगी, क्योंकि अब भाजपा ने भी अपने संगठन में बड़े बदलाव की बात की। शिवपाल से अखिलेश की मुलाकात प्रदेश कार्यकारिणी पर आधे घंटे बाद। शिवपाल को मिला पद, क्या बेटे आदित्य का भी बढ़ेगा कद? उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त रामचरितमानस पर उबाल मार रही। समाजवादी पार्टी खुलकर शूद्र वाली पिच पर खेल रही और इन सब के बीच अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच एक बड़ी मुलाकात हुई, जिससे समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी की तैयारी तेज हो गई है। क्योंकि अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट जारी की थी, लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी की तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से शिवपाल यादव के घर जाकर अखिलेश यादव ने आधे घंटे तक मुलाकात की, उससे प्रदेश कार्यकारिणी के साथ साथ ये सवाल भी बड़ा हो गया है कि सपा की प्रदेश कार्यकारिणी में शिवपाल के बेटे आदित्य को जगह मिलेगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने हाल ही में शिवपाल को राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, लेकिन पार्टी में आदित्य की क्या जगह होगी यह अभी तक साफ नहीं है। प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा होनी है समाजवादी पार्टी की, उसको लेकर यहाँ पर आज लंबी चर्चा हुई, लंबा मंथन हुआ। इसके अलावा जिस तरह से पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उस जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की गई थी समाजवादी पार्टी की, उसमें अगर बात करें तो बाद में संशोधन भी करने की नौबत आई थी, क्योंकि सवाल उठने लगे थे उनमें जिन लोगों को शामिल किया गया था राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, उनमें तमाम जो जाति वर्ग उनको लेकर सवाल उठ रहे थे। उसके बाद उसमें संशोधन भी किया गया था। अब जबकि प्रदेश कार्यकारिणी की प्रदेश की टीम की घोषणा की जानी है, तो उसको लेकर माना जा रहा है कि यहाँ पर लंबा मंथन हुआ आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच। गौरतलब है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की मुलाकात ऐसे समय में हुई जब बजट सत्र के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अपने संगठन में बड़े बदलाव की बात कही है, जिसमें प्रदेश महामंत्री, उपाध्यक्ष, क्षेत्रीय मोर्चा और जिला मंडलों में प्रभारी के चेहरे बदले जाएंगे। मैंने पार्टी से आग्रह किया है कि एक संगठन के पुनर्गठन की अनुमति दी जाए, तो उसमें आंशिक परिवर्तन के लिए पार्टी ने कहा है और हम बहुत जल्दी बैठ के बातचीत करके विचार विमर्श करके उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो बजट सत्र होना है, उसके बाद यूपी बीजेपी में संगठन में कुछ बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने पार्टी आला कमान से कुछ आंशिक परिवर्तन के लिए अनुमति मांगी थी और वो अनुमति मिल गई है। और अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी संगठन में बड़े फेरबदल होंगे, यानी प्रदेश संगठन से लेकर मंडल स्तर तक हर एक जगह पर यह परिवर्तन होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सपा अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में साइकिल में हवा भर पाएगी? क्योंकि हाल ही में एमएलसी चुनाव में सपा को करारी हार मिली, जिससे सपा ने विधान परिषद में न सिर्फ विपक्ष की कुर्सी पाने का मौका गवा दिया, बल्कि मैनपुरी की जीत का मूवमेंट भी बिगाड़ दिया। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। और अब बात राहुल के निशाने पर योगी अब जबरदस्त जंग होगी, क्योंकि राहुल गांधी ने यूपी के सीएम योगी को धार्मिक नेता न मानते हुए भाजपा पर अधर्म फैलाने का आरोप लगाया। अब राहुल के इसी हमले के बाद सूबे की राजनीति का पारा चढ़ गया। सीएम योगी ने जहां कांग्रेस और राहुल पर आस्था से खिलवाड़ करने को लेकर हमला बोला, तो वहीं भाजपा और तमाम साधु संतों ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस
आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। राहुल के निशाने पर योगी, अब जबरदस्त जंग होगी। अधर्म पर घमासान, 24 से पहले कांग्रेस में आएगी जान। जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा खत्म कर लौटे हैं, अडानी के मोर्चे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरते जा रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर ऐसी बात कह दी कि उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल आ गई। दरअसल राहुल गांधी ने सीएम योगी को धार्मिक नेता न मानते हुए यूपी में भाजपा पर अधर्म फैलाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने ये बात सोमवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई सामाजिक संगठनों की बातचीत के दौरान कही। लेकिन अब राजनीति इतनी गर्मा गई है कि खुद सीएम योगी ने राहुल गांधी के इस बयान पर इशारों में हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से आस्था के साथ खिलवाड़ करती रही और भगवान राम, भगवान कृष्ण के अस्तित्व को नकारती रही। कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। याद करिए, जब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस उसके खिलाफ आंदोलन कर रही थी, कहती थी कि नहीं बनना चाहिए। आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में बढ़ रहा है। कांग्रेस राम सेतु को तोड़ करके भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में वहां पे प्रचार के लिए पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आज विकास को कांग्रेस पार्टी पचा नहीं पा रही है, इसीलिए कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के तमाम तरीके से खेल रच रही है। लेकिन जो बात राहुल गांधी ने कही है वो सिर्फ सीएम योगी के जवाब से खत्म होने वाली नहीं, क्योंकि अब पूरी भाजपा राहुल के खिलाफ मैदान में उतर आई है। कोई इसे आस्था पर चोट बता रहा तो कोई राहुल की समझ पर सवाल खड़े कर रहा। राजनीतिक दृष्टि से अपना अस्तित्व उत्तर प्रदेश में गंवाने वाली कांग्रेस पार्टी और इस प्रकार के बयान दे करके क्या दिखाना चाहती, क्या साबित करना चाहती, ये मेरे समझ से परे है। और ऐसे हल्के बयान देने से कांग्रेस की चौकड़ी को भी जो हो उनकी वो रोकना चाहिए उनको। क्या राहुल को इससे नोटिस नहीं लेना चाहिए? राहुल को नोटिस लेने लायक ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस है नहीं कहीं और क्षेत्रवाद पार्टी है, ये सब जिसके कारण माहौल खराब रहा। जो विकास के रास्ते पर और राष्ट्रवाद के रास्ते पर जो देश आगे बढ़ चुका है, उसको इधर उधर डाइवर्ट करने का कोई काम राहुल गांधी मुझे ऐसा लगता है कि सपनों में जी रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में जो लेकर निकले वो उन्होंने उत्तर प्रदेश देखने का काम ही नहीं किया। उन्होंने बहुत अच्छा अवसर गंवा दिया। तो जो भी धर्म के खिलाफ बोलता है उसे जनता अधर्मी मानती है और उसका जवाब इलेक्शन में देती है। लेकिन जहां भाजपा राहुल पर निशाना साध रही, वहीं समाजवादी पार्टी इस लड़ाई में कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आ रही। क्या सोच करके उन्होंने कहा, इसकी व्याख्या तो राहुल गांधी ही कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है, गोरखनाथ पीठ की बात की जाए तो शुरुआती दौर में उसकी स्थापना ही ढोंग, पाखंड, छलावा, धर्म के नाम पर लूट के विरोध में स्थापित हुआ था। उस पीठ की गरिमा के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। धर्म और राजनीति का घालमेल अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। ये दुनिया भर के उदाहरण हमारे सामने है। ऐसे में राहुल जी जो टिप्पणी की है, वो टिप्पणी का असल मकसद जो ये है कि जब धर्म और राजनीति को मिलाया जाएगा तो लोकतंत्र का नुकसान होगा, और राहुल जी की ये टिप्पणी बिल्कुल जायज है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने यह बयान सिर्फ ऐसे ही दे दिया या फिर इसके पीछे लोकसभा का मकसद छिपा है? क्योंकि लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें इसी यूपी से आती हैं और यहीं से भाजपा दिल्ली का सफर तय करती रही। लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किल ये है कि यहाँ उसके पास सिर्फ एक सीट बची है। ऐसे में राहुल गांधी की कोशिश यूपी में खुद को मजबूत करने की है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार शूद्र वाली पिच पर खेल रही, जिससे किसी और विपक्षी दल के लिए कोई जगह नहीं बची। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल धर्म की बात करके खुद को मजबूत कर पाएंगे या फिर कांग्रेस की मुश्किल और ज्यादा बढ़ाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात अडानी पर। संसद में संग्राम कैसे थमेगा घमासान, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी सीएम योगी पर हमला बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ संसद के अंदर अडानी के मोर्चे पर सरकार को घेर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने लोकसभा में अडानी और पीएम मोदी के रिश्ते पर जमकर निशाना साधा।
राहुल ने कहा कि अडानी 2014 से पहले अमीरों की लिस्ट में 609 नंबर पर थे, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद दूसरे नंबर पर कैसे पहुंच गए, ये रिपोर्ट देखिए। स्पीकर सर, पोस्टरबाजी उचित नहीं है, प्लीज। अडानी पर संसद में संग्राम, कैसे थमेगा घमासान? सब जगह अदानी 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 अदानी। जमकर गरजे राहुल, अडानी के बहाने 24 का बिगुल। 609 नंबर पे थे 14 में, 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। जब से अमेरिकी कंपनी हिंडरबर्ग की रिपोर्ट आई है, अडानी पर सियासत हाई है। कांग्रेस लगातार अडानी के बहाने केंद्र की मोदी सरकार को घेर रही। मंगलवार को बारी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की थी, जिन्होंने लोकसभा में अडानी और पीएम मोदी के रिश्तों पर सवाल उठाते हुए जमकर निशाना साधा। लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी, ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? ये जानना चाहता है। लेकिन सदन का पारा उस वक्त चढ़ गया जब राहुल गांधी अडानी और पीएम मोदी की तस्वीर दिखाने लगे। इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पहले राहुल गांधी को बीच में टोकते हुए कहा कि सदन में पोस्टरबाजी ठीक नहीं, क्योंकि सत्ता पक्ष भी अपने साथ राजस्थान के सीएम का पोस्टर लाए हैं। तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए। प्लीज, पोस्टर मान्य सदस्य, पब्लिक में सर, मान्य सदस्य, पोस्टर नहीं, प्लीज, पोस्टर नहीं, पोस्टर नहीं है सर। देखिए, आप बैठिए, एक मिनट बैठिए। आप पोस्टरबाजी करेंगे तो इधर कहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री का पोस्टर चिपकाएंगे। पोस्टरबाजी के लिए सदन नहीं है। आप बात करें, पोस्टरबाजी नहीं। स्पीकर सर, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। स्पीकर सर, तो पोस्टरबाजी उचित नहीं है। स्पीकर सर, पोस्टरबाजी उचित नहीं है, प्लीज। राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये सच्चाई है। दिस पिक्चर वाज केम इनटू द मीडिया। चलिए, पोस्टर नहीं, प्लीज। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन अगर बात करें तो वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से अडानी के कारोबार लगातार बढ़ा है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी अहम योगदान है। उन्होंने कई देशों की जानकारी साझा करते हुए यह भी कहा कि जब प्रधानमंत्री उस देश के दौरे पर जाते थे तो वहां पे जो भी प्रोजेक्ट साइन होते थे या जो भी डील मिलती थी वो सीधे अडानी को मिलती थी। दरअसल कांग्रेस लगातार अडानी के मुद्दे पर हमलावर है। एक दिन पहले कांग्रेस ने देश भर के LIC और SBI के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया था। अडानी पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के तमाम दल भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। लेकिन लोकसभा में जब राहुल बोलने आए तो सिर्फ अडानी तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर भी हमला बोला। ये जो अग्निवीर योजना है, ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है। ये RSS से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि हमें लगता है कि ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है। मुझे नाम भी बताया कि अजीत डोभाल जी ने ये योजना आर्मी पे थोपी है। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि अडानी पर छिड़ा ये संग्राम आखिर कब थमेगा, क्योंकि RBI से लेकर सेबी, LIC से लेकर SBI और खुद अडानी ग्रुप की तरफ से सफाई आ चुकी है। लेकिन सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जब पीएम मोदी बजट पर हुई बहस का जवाब देंगे तो अडानी पर क्या कहेंगे। और उससे भी बड़ी बात ये कि क्या पीएम मोदी के बोलने के बाद अडानी पर छिड़ी ये जंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब अडानी के कई शेयर हरे निशान की तरफ लौटने लगे हैं, लेकिन राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और चलिए बात करते हैं महंगे किराए की, जिस पर वसूली युद्ध शुरू हो गया है, क्योंकि सरकार ने रोडवेज का किराया बढ़ा दिया, जिस पर अब अखिलेश ने यह कहते हुए मोर्चा खोल दिया है कि सरकार इन्वेस्टर समिट का खर्चा जनता से वसूला जा रहा है।
आपको बता दें कि 1 किलोमीटर पर 25 पैसे बढ़े हैं, लेकिन ये 25 पैसे जेब खाली करने के लिए काफी हैं। बस किराए पर वसूली युद्ध, अखिलेश लाल सरकार से सवाल। महंगा हुआ बस का सफर, जनता की टूटेगी कमर। उत्तर प्रदेश में अब बस का सफर अब सफर बन गया है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की मार झेल रही जनता के लिए यूपी रोडवेज बस एक बड़ा सहारा थी। लेकिन अब सरकार ने यूपी रोडवेज का किराया बढ़ाकर प्रदेश की जनता को बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि कहने के लिए प्रति किलोमीटर सिर्फ 25 पैसे बढ़ाए गए हैं, लेकिन जनता की जेब खाली करने के लिए ये 25 पैसे ही काफी हैं। इसे इस बात से समझ सकते हैं कि पहले नोएडा से लखनऊ जाने के लिए 692 रुपए का किराया था, जो अब 829 रुपए हो गया है। आगरा का किराया 285 रुपए था, जो अब 340 पर पहुंच चुका है। पहले नोएडा से बरेली के लिए 350 रुपए चुकाने होते थे, लेकिन अब 416 रुपए देने होंगे। इसी तरह मथुरा का किराया 153 से 189, मेरठ का 102 से 122 और अलीगढ़ का 131 से 162 रुपए हो गया है। अब इसी किराए की मार को लेकर अखिलेश यादव ने सूबे की सरकार पर यह कहते हुए तंज कसा है कि क्या सरकार इन्वेस्टर समिट का खर्चा बस किराया बढ़ाकर जनता की जेब से निकालना चाहती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करके साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बसों का किराया 24% बढ़ाकर क्या सरकार जो ये इन्वेस्टर समिट हो रही है उसका खर्च लोगों की जेब से निकालने की तैयारी कर रही है, क्योंकि सरकार को ये पता है कि ना निवेश पहले आया है और ना अब आएगा। दरअसल इस ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव ने जहां एक तरफ बसों का किराया महंगा किए जाने को लेकर सरकार को घेरा है, तो वहीं जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। हालांकि रोडवेज बस का किराया करीब 3 सालों बाद बढ़ा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस जनता के लिए रोडवेज की बस ही सबसे बड़ा सहारा है वो कैसे सफर करेगा, क्योंकि एक तरफ सवाल बढ़े हुए किराए का है तो वहीं एक सवाल कबाड़ हो चुकी बस का भी है। दिक्कत बहुत होगी, दिक्कत तो सीधे बढ़ गया, जो 50-60 रुपया ऐसे हमेशा बढ़ता रहा। सुविधा के नाम पर कुछ नहीं दे रही है। बसों का हालत तो एकदम बुरी हो गया। किराया बढ़ गया है, अब क्या किया जाए उसके लिए तो सरकार से कहना पड़ेगा किराया क्यों इतना बढ़ा रहे हैं भैया, बार बार क्यों बढ़ा रहे हैं। बार बार नहीं बढ़ा रहे, बहुत समय बाद बढ़ा। अच्छा, लेकिन तब भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ाए हैं। मतलब एकदम साफ है, अब जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि महंगा सफर कब तक जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।